वेलकम अगेन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस के लिए, पब्लिक के सर्वाइवल के लिए, जस्टिस के लिए और किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी कंट्री के, किसी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वाइवल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो है सिटीजन्स के राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए हैं और वो गारंटीड राइट्स हैं और इन्हीं गारंटीड राइट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जिन राइट्स को डिस्कस करेंगे वो फंडामेंटल राइट्स होंगे और वे फंडामेंटल क्यों हैं इसका मीनिंग तो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राइट्स क्या होते हैं। क्या समझना है हमें? राइट्स क्या होते हैं? किसी इंडिविजुअल को जो राइट्स मिल रहे हैं, या अगर हम कहें कि किसी के पास फंडामेंटल राइट है या किसी के पास ये राइट है, वो राइट है, वो राइट का मीनिंग क्या है? तो ये राइट्स का मीनिंग हमें तब समझ आएगा जब हम कुछ केस ऐसे देखें जहां राइट्स का वायलेशन हुआ हो। तो यहां एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आपने मूवी देखी होगी गंगाजल। गंगाजल मूवी के अंदर अजय देवगन एसपी का रोल प्ले कर रहे हैं। तेजपुर जिला उनको मिलता है। वो एक बस से लिफ्ट लेकर के जाते हैं क्योंकि उनकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। रास्ते में पता चलता है कि पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। तो एक पुलिस वाला अंदर आता है बस के अंदर। पैसेंजर्स उससे पूछते हैं कि भाई आप चेकिंग क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि चुपचाप बैठे रहो। फिर जो अमित कुमार हैं, यानी कि जो अजय देवगन है, वो पूछते हैं कि भाई पैसेंजर्स को ये राइट है कि वो पूछ सके कि चेकिंग किस बात की हो रही है। तो वो आंसर ये देते हैं कि भाई पुलिस को ये पावर है कि वो चेकिंग कर सके। अब इस बात के ऊपर होता क्या है कि जो अजय देवगन हैं वो जाते हैं किसके पास, यानी कि जो एसपी हैं, वो वहाँ पर जो कंसर्न ऑफिसर बैठे थे, दरोगा मंगनी राम। कौन बैठे हैं वहाँ पर? दरोगा मंगनी राम। अब दरोगा मंगनी राम के पास वो पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये चेकिंग किस बात के लिए हो रही है, पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है और उनको ये जानने का हक भी है कि भाई किस बात की चेकिंग चल रही है। तो दरोगा मंगनी राम कहते हैं कि जेंटलमैन आराम से रहो, टेंशन मत लो, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो 2 मिनट में कायदा कानून समझा दिया जाएगा। अब यहाँ हमने जो चीज़ समझनी है, जो केस समझना है, वो ये है कि पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनके अपने कुछ राइट्स हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। पुलिस को अगर चेकिंग करनी है तो कोई रीज़न होना चाहिए भाई किस रीजन से चेकिंग हो रही है, नहीं तो क्या होगा कि कोई भी बैठ जाएगा और वो चेकिंग करनी शुरू कर देगा। और जब ये पूछा जाए कि भाई ये क्यों हो रहा है तो वो कुछ नहीं बताएगा और सिर्फ अपनी पावर का और फोर्स का इस्तेमाल करके उसको डराना धमकाना शुरू कर देगा। अब यहाँ केस समझो। यहाँ हुआ क्या कि एक दरोगा पैसेंजर्स की चेकिंग कर रहा है, रीज़न बता नहीं रहा है कि क्यों करनी है, कारण है सिर्फ ब्राइब लेनी है। जैसे ही उसको ये पता चलता है कि भाई उसने गलती से एसपी को अरेस्ट कर लिया, तो वो कहता है भाई भारी ब्लंडर हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ठीक है, और सॉरी बोलने लगता है। यानी कि एक पावरफुल पर्सन जो मिसयूज कर रहा है अपनी पावर, अचानक से इससे ज़्यादा पावरफुल कोई पर्सन आ जाए जो रूल्स फॉलो करे, जो क्या करे? रूल्स फॉलो करे, तो उस पर्सन के दबाव में ये सही काम करना शुरू कर देगा। अब इसको ध्यान से समझते हैं। ये है दरोगा मंगनी राम। कौन है ये? दरोगा मंगनी राम। अब दरोगा मंगनी राम ने क्या किया, जो पैसेंजर्स थे इनकी चेकिंग शुरू कर दी, जो बस आ रही थी उसकी चेकिंग शुरू कर दी। सभी पैसेंजर्स को ये इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि ये तो कोई पावर रखते नहीं है, ये दरोगा है, सारी पावर ये रखते हैं। अचानक से इसमें से एक पैसेंजर आता है और वो इनसे क्वेश्चन कर देता है, तो दरोगा नाराज हो जाते हैं और दरोगा इस पैसेंजर को क्या कर लेते हैं? अरेस्ट। लेकिन जब पता चलता है कि ये जो पैसेंजर है ये एसपी साहब हैं। कौन है ये? एसपी साहब। तो ये दरोगा ये रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई इनके पास मेरे से ज़्यादा पावर है और सॉरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक सिचुएशन एज्यूम करो, अगर यही पावर का मिसयूज ये एसपी कर रहे हो तब क्या हो?
अगर एसपी ना कर रहे हो, इसके ऊपर कोई कर रहा हो, तब क्या हो? तो ये लोग किससे कंट्रोल में आएंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो इनको ये कंट्रोल करेगी कि हां कोई ऐसी सुप्रीम पावर है, कोई ऐसी सुप्रीम पावर या सुप्रीम लॉ कंट्री के अंदर कोई है जिसके अंदर राइट्स लिखे हों और वो सभी को मानने होंगे, पूरी स्टेट को मानने होंगे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी। तो कंट्री के अंदर जो सुप्रीम लॉ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां एक बात और समझो, ये दरोगा मंगनीराम वाला केस तो देखा, ये तो एक मूवी का सीन है और कई बार हम लोग सिचुएशन फेस भी करते हैं। ये एक यहीं पर और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के मास लेवल पर लोगों को मर्डर किया गया। वो है जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, बैसाखी के दिन हुआ। जनरल डायर ने बैसाखी के दिन जो लोग इकट्ठे हुए थे ओपनली उन पर फायर कर दिया जलियांवाला बाग में। कितने ही हजारों लोग वहां पर मर गए, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला, यानी कि स्टेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग पाई। तो ये जो एक्सपीरियंस थे, इनको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने क्या किया, ये बात रियलाइज की कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जो कंट्री के अंदर, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, XYZ कोई भी व्यवस्था हो, इवन जुडिशरी भी कंट्री के अंदर सिटीजन्स के राइट्स को इग्नोर ना कर सके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 जिसका नाम रखा गया फंडामेंटल राइट्स, इसका नाम क्या रखा गया? फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ राइट्स मेंशन किए गए जो कंट्री के अंदर सिटीजन्स को दिए गए, जिससे कि उनकी लाइफ मीनिंगफुल बन सके। तो यहां जो बात समझने की है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इनको क्यों लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको इसलिए लिया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है। ना तो पार्लियामेंट का कोई लॉ उसको वायलेट कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूटिव एक्शन उसको वायलेट कर सकता है, और जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाउंड है, जुडिशरी भी पब्लिक को आंसरेबल है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सिटीजन्स के राइट्स को सिक्योर किया गया और उसको पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में लाया गया। साथ साथ इसको जस्टिशिएबल भी बनाया गया, यानी कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स किसी भी सिटीजन का वायलेट होता है तब ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको जस्टिस दे, और वो सिटीजन सीधे जुडिशरी के पास जा सकता है और जस्टिस ले सकता है। तो यहाँ पूरा जो पिक्चर है वो ये समझने का है कि फंडामेंटल राइट्स की रिक्वायरमेंट क्या थी। फंडामेंटल राइट्स इनको क्यों कहते हैं, अभी यहां दोबारा समझो। ये थे राइट्स, क्या था? राइट्स, राइट्स। ठीक है, अब यहां हमने इनको बोला फंडामेंटल। क्या बोला? फंडामेंटल। देखो ध्यान से समझना, जो राइट्स होते हैं, राइट्स किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। जब तक इसके पास राइट्स नहीं होंगे, ना तो ये क्वेश्चन कर सकता है, ना ये अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है, ना नेशन के डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसका एक्सप्लॉयटेशन होगा और इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो किसी भी सिटीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए राइट्स रिक्वायर्ड हैं। जब किसी सिटीजन का डेवलपमेंट होगा, उसी का रिजल्ट ये होगा कि नेशन का भी डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज नेशन का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अब इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया? यहां फंडामेंटल का सेंस नेचुरल राइट्स से नहीं है, ध्यान से समझना। फंडामेंटल का मीनिंग नेचुरल राइट्स से नहीं है।
यानी कि बाय नेचर एक इंडिविजुअल को जो राइट्स मिले होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल राइट्स। फॉर एग्जांपल, इनकी कोई डोमेन नहीं है। डोमेन नहीं है मतलब भाई आपको एजुकेशन का राइट भी है, आपको जीने का राइट भी है, आपको राइट टू लाइफ भी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको राइट है, इसके अलावा क्लीन एनवायरनमेंट का भी आपका राइट है, और जितना भी आप सोच सकते हैं, जितनी भी डोमेन आप बढ़ा सकते हैं, वो सब आपके राइट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये सब आएंगे नेचुरल राइट्स में। लेकिन सभी के सभी नेचुरल राइट्स स्टेट दे पाए, ये स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में इंक्लूड किया गया। किस में इंक्लूड किया गया? पार्ट 3। इन्हीं राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और इनको फंडामेंटल राइट्स बोलने का एक रीजन और भी है, वो ये है कि ये राइट्स फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड में मेंशन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, या हम इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो चूंकि ये राइट्स फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल। लेकिन ये ध्यान रखना, फंडामेंटल का मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल का मतलब नेचुरल नहीं है। ध्यान से समझो, दोबारा समझते हैं। राइट्स का मीनिंग किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है, इनकी कोई डोमेन नहीं है, इनकी कोई भी डोमेन नहीं है, कितने भी राइट्स हो सकते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, लेकिन इसी का एक सबसेट, उसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के अंदर इंक्लूड किया गया है। लेकिन इनको फंडामेंटल इसलिए नहीं बोला जा सकता कि ये एब्सोल्यूट हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा, ये नेचुरल नहीं है, यानी कि सभी नेचुरल राइट्स को, सभी नेचुरल राइट्स को आप फंडामेंटल राइट्स नहीं बोल सकते। ठीक है, तो दोबारा ध्यान से समझो। राइट्स समझाया मैंने भी, जलियांवाला बाग मैसेकर का एक एग्जाम्पल लिया हमने, गंगा जल मूवी का एक एग्जाम्पल लिया। सिटीजन्स को मार दिया जा रहा है, सिटीजन्स की चेकिंग हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, पावर का मिसयूज करेंगे। तो कंट्री के अंदर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो स्टेट है, उसके ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जो उन सबको ये बाउंड रखे कि वो सिटीजन्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करें। और वो कौन है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड या बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स मेंशन किए गए हैं पार्ट 3 के अंदर, उन्हीं को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। उन्हीं को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये अमेंडेबल है। और ये नेचुरल भी नहीं है। नेचुरल मतलब सभी फंडामेंटल राइट्स को हम ये नहीं कह सकते, या इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी नेचुरल राइट्स हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किए गए। इस सेंस में नेचुरल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया है उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बात और समझ लेते हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ऐसा नहीं है कि ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि सिटीजन्स को सभी राइट्स दे दिए जाएं, ऐसा नहीं था। देना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर सिटीजन्स को बहुत राइट्स देना चाहते थे। सिटीजन्स की भी ऐसी एस्पिरेशंस थी कि हाँ भाई, हम अब आज़ाद होने वाले हैं, फ्रीडम मिल गई है, और हम लोग अब एक ऐसी कंट्री बनाएंगे
एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे जहां हमारे पास सभी राइट्स होंगे, क्योंकि कॉलोनियल रूल के अंदर इतना एक्सप्लॉयटेशन था कि जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। तो हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिस्कशन हुआ और राइट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन इन राइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जस्टिशिएबल बनाया गया, क्या बनाया गया, जस्टिशिएबल, और दूसरा पार्ट बनाया गया नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल, एक पार्ट था जस्टिशिएबल, एक पार्ट था नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब ये था कि अगर ये एनफोर्स ना हो, यानी कि कोई आपका ये राइट वायलेट कर दे, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है, क्या होता है, वायलेशन, तब आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट। और एक राइट ऐसे बनाए गए कि अगर इनका वायलेशन हो भी जाए तो आप कोर्ट ना जा सकें, कोर्ट जा नहीं सकते। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि सभी राइट्स दे दिए जाएं। तो जिन राइट्स को देने की पोजीशन उस समय स्टेट की थी, उनको पार्ट 3 के अंदर लिया गया। किसके अंदर लिया गया, पार्ट 3, जिसको बोला गया फंडामेंटल राइट्स। और जिन राइट्स को देने की पोजीशन उस समय नहीं थी, लेकिन लगा कि इन फ्यूचर जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, सोशल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, तब ये राइट्स दिए जाएं, इनको डाला गया पार्ट 4 के अंदर, और इसका नाम रखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस तरीके से राइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इस बात पर सहमति बन गई कि हाँ भाई ऐसा किया जा सके। तो इस तरीके से राइट्स का एक फंडामेंटल राइट बनाया गया और एक डीपीएसपी बनाया गया। अब ये जो पार्ट 3 है, जो जस्टिशिएबल है और जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, इसकी जो इंस्पिरेशन है ये कहां से आई है, ये आई है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इसकी इंस्पिरेशन आई है। हालांकि इसमें क्या डिफरेंस है, इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स का मॉडल है उसमें, ब्रिटेन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स का मॉडल है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, और यूएस में जो फंडामेंटल राइट्स का मॉडल है उसके साथ भी कंपेरिजन करेंगे। दोबारा समझो, इंडिया का एक फंडामेंटल राइट्स का मॉडल है, उसकी जो इंस्पिरेशन है वो यूएस के बिल ऑफ राइट्स से आई है, लेकिन डिफरेंस है, इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में और यूएस के बिल ऑफ राइट्स में डिफरेंस है। साथ साथ हम कंपैरिजन ब्रिटेन के फंडामेंटल राइट्स के साथ भी करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा यहां पे एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स क्या है ये फिनिश हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो आर्टिकल्स हम लोग अब डिस्कस करेंगे, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक फंडामेंटल राइट हटा दिया जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम्स, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है राइट फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और जो 7th हमारा राइट था राइट टू प्रॉपर्टी वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया है। अब बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 है जिसमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3, और इसमें दिए गए हैं
फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से जाएंगे आर्टिकल 35 तक। कहां से कहां तक जाएंगे? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये जाएंगे। आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये जनरल आर्टिकल है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी है, आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है। जो राइट्स शुरू होंगे वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे। पहला राइट था राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम्स, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है राइट फॉर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, और सिक्स्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब यहां सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने इनिशियली ही ये देखा कि स्टेट फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकती है, और फंडामेंटल राइट्स कहां दिए हैं? पार्ट 3 में दिए हैं। तो यहां आर्टिकल 12 में हम स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं? स्टेट। और ये किस पर्पस से कर रहे हैं? इस स्टेट को हम डिफाइन कर रहे हैं पार्ट 3 के पर्पस से। पार्ट 3 यानी कि यहां हम जो स्टेट का मीनिंग बताने वाले हैं वो केवल किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होगा? पार्ट 3 के कंटेक्स्ट में ही इस्तेमाल होगा। हम लोगों ने क्या करना है? हमने स्टेट को डिफाइन करना है। किसके पर्पस से करना है? पार्ट 3। स्टेट डिफाइन होगा और किस पर्पस से डिफाइन होगा? पार्ट 3। कहां दिया है? आर्टिकल 12 में दिया है। ठीक है, स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। इस स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आएगा। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन। पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन। एक आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन। फिर आएगा स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट। क्या क्या आया? स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। इसके बाद लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज क्या हुई? पंचायती राज सिस्टम है, पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ये जितनी भी लोकल अथॉरिटी हैं वो सब। इसके अलावा कोई और अथॉरिटी, कोई और अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी किसके अंडर होगी? या तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो। कहाँ हो ये? इंडियन टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो तो इन सबको स्टेट माना जाएगा। इन सबको क्या माना जाएगा? स्टेट। ठीक है, तो जहां हमेशा ध्यान रखना, ये जो स्टेट टर्म है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। पॉलिटिकल साइंस में इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि इसको समझना टफ हो जाता है। ये स्टेट जब हम पॉलिटिकल साइंस के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तब इसका स्टेट का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। जब हम इस स्टेट को पार्ट 3 के पर्पस से पढ़ रहे हैं तब इसका मीनिंग अलग हो जा रहा है।
जब इसी स्टेट को हम अपनी कंट्री में राज्य की बात करें, जैसे एक तो केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया, तो राज्य जो स्टेट है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वहां इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वो ध्यान से समझना है, यहां हम ये जो स्टेट डिफाइन कर रहे हैं ये केवल पार्ट थर्ड के पर्पज से कर रहे हैं, और इस स्टेट के अंदर पार्लियामेंट भी आएगा, यानी कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन यूनियन ऑफ द यूनियन, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, और इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी जो इंडियन टेरिटरी में हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, वो सब किसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। अब यहां एक बात हमें समझनी है, वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जो पावर दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इसने आर्टिकल 12 को भी इंटरप्रेट किया और ये कहा कि कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी जो किस तरह काम करेगी? गवर्नमेंट की आर्म की तरह काम करे, या गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, सपोज करो काम तो गवर्नमेंट का है लेकिन वही काम कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या माना जाएगा? स्टेट के अंदर ही माना जाएगा, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर ही माना जाएगा। भले ही ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट अथॉरिटी है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट के आर्म की तरह काम कर रही है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रही है, गवर्नमेंट के थ्रू डीलिंग कर रही है, चाहे वो पीपीपी मॉडल हो या किसी और मॉडल में डील कर रही हो, तो इसको भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर ही रखा जाएगा, स्टेट की डेफिनेशन में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां हमारा आर्टिकल 12 फिनिश होता है। तो आर्टिकल 12 में कुछ नहीं है, सिंपल बिल्कुल, ये सीधी सी बात कहता है, स्टेट को डिफाइन करता है। तो यहां स्टेट का मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 13 में जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हमें लॉ की डेफिनेशन मिलेगी और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मिलेगा, और तब हम वहां ये देखेंगे कि स्टेट किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए यहां स्टेट का मीनिंग समझना जरूरी हो गया, और ये हमारा आर्टिकल 12 यहां पर फिनिश होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 13 की तरफ।